गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 7 के पाठ 6 जननायक सुभाष चंद्र बोस पढ़ रहे थे। अब तक हमने सुभाष जी के जीवन के बारे में अनेक घटनाओं का पढ़ा। उनमें से मुख्य घटना थी, प्रथम घटना थी जब उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने के लिए एडमिशन लिया। तो उस समय वह अपने सभी शिक्षकों का बड़ा आदर करते थे, परंतु एक अंग्रेज़ प्रोफेसर के द्वारा जब भारतीयों का अपमान किया गया, निंदा की गई, तो उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। उनका कहने का तात्पर्य था सुभाष चंद्र बोस बड़े स्वाभिमानी थे। जब वे खुद का मान सम्मान के बड़ा ख्याल रखते थे तो देश के मान सम्मान के साथ कैसे खिलवाड़ होने देते। अर्थात उन्होंने देश और देशवासियों के मान सम्मान के लिए अपने शिक्षक का विरोध भी करना स्वीकार किया, परंतु जो गलत था उन्होंने उनका विरोध किया, उसको सहन उन्होंने नहीं किया। उनके पिता चाहते थे वह आईसीएस का एग्ज़ाम पास करें और एक अच्छी नौकरी करें, परंतु अपने पिता के कहने पर विदेश जाते हैं और आईसीएस का एग्ज़ाम भी पास करते हैं, परंतु ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करते हैं और उससे श्रेष्ठ उन्होंने देश की सेवा करना, देश के लोगों की सेवा करना उन्होंने श्रेष्ठ माना। वो गांधी जी से मिले, परंतु गांधी जी के सभी विचारों से वे सहमत थे, परंतु एक विचार को छोड़कर वो था अहिंसा। उनका मानना था कि जो व्यक्ति क्रूर है, अत्याचारी है, ऐसे लोगों के साथ अहिंसा कैसे की जा सकती है। वह अहिंसा नहीं जानते, उन्हें तो उनका जवाब उनकी भाषा में ही देना पड़ेगा। उस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ, घटना हुई। उस घटना में निर्दयी भारतीय महिला, पुरुषों को, बच्चों को अंग्रेज जनरल डायर के द्वारा गोलियों से भून डाला गया। हजारों भारतवासियों की मौत हुई। इस घटना से सारा देश बड़ा व्यथित हुआ और इसी कारण सबने मिलकर प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आने वाले थे उनका विरोध करने का विचार किया। ये सारा काम सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ और इसी कारण से उन्हें पकड़ा गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। अर्थात ये उनकी पहली जेल की यात्रा थी। कहने का तात्पर्य जो देशभक्ति रूपी यज्ञ में वह करना शुरू किया था उसमें उन्होंने पहली आहुति डाल दी थी अपनी गिरफ्तारी के रूप में। इसके बाद तो जैसे आहुतियों की एक बाढ़ सी आ गई और धीरे धीरे कई बार वह जेल भी गए। उनकी कौशल प्रबंधन से प्रशंसा प्राप्त कर देशबंधु चित्तरंजन दास ने उन्हें स्वराज्य दल का संगठन का अध्यक्ष बनाया, नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य भी बनाया। सुभाष बाबू ने 1922 में आई कलकत्ता की बाढ़ में, बंगाल में जो बाढ़ आई थी उसमें सभी बाढ़ पीड़ितों की बड़ी अच्छी तरह से मदद की। 4 लाख रुपए इकट्ठे किए और जिससे कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता की गई। इसी कारण जब कलकत्ता नगर निगम के चुनाव हुए तो स्वराज्य दल को अच्छी जीत मिली। देशबंधु दास इसके मेयर निर्वाचित हुए और सुभाष बाबू मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी बने। पद संभालते ही इन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया, अर्थात जो ब्रिटिश सेवा में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था उसे सुधारने का प्रयास किया। इसलिए ब्रिटिश सरकार बड़ी नाराज होती है और अंग्रेज सरकार सुभाष बाबू को पकड़कर जेल में अर्थात मांडले जेल में डाल दिया गया। उन्हें अनेक यातनाएं दी गई। अब इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। इधर सारे देश में सुभाष बाबू की कीर्ति फैली, उनकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। उधर मांडले जेल में यातनाओं ने उनको क्षय रोगी बना दिया, अर्थात उन्हें टीबी की बीमारी हो गई, उनके फेफड़े खराब हो चुके थे। उन्हें इतनी यातनाएं दी कि भूखा प्यासा रखा गया कि धीरे धीरे वह बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। अंग्रेजी सत्ता उन्हें छोड़ने पर तैयार थी, किंतु उन्होंने शर्त यह रखी थी कि सुभाष बाबू भारत कभी भी नहीं जाएंगे, अर्थात वह विदेशी रहेंगे, भारत नहीं जाएंगे, अपितु चाहे विदेश चले जाएं। सुभाष बाबू की जो विद्रोही आत्मा थी, जिन्होंने कभी अन्याय सहन नहीं किया, उसने इस अन्याय के आगे भी झुकना स्वीकार नहीं किया, अर्थात उन्होंने अंग्रेजों की शुरू जो शर्त थी वो नहीं मानी। परिणाम यह हुआ कि सुभाष बाबू जेल से मुक्त होकर भारत लौट आए, अर्थात वह सीधे भारत लौट आए, विदेश नहीं गए। श्री देशबंधु दास का देहांत हो चुका था, तथा उनके जो साथी थे देशबंधु चित्तरंजन दास, जिन्होंने सुभाष बाबू के साथ अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, आज़ादी की, उनका देहांत हो चुका था। राजनीतिक वातावरण बड़ा दुखी था। आंदोलनों से नेता उब चुके थे, परेशान हो चुके थे, इसलिए औपनिवेशिक अर्थात गुलामी को स्वीकार करना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। नेहरू रिपोर्ट में भी यह मांग की गई थी, परंतु सुभाष चंद्र बोस ने सरकार से सहयोग की इच्छा उचित प्रतीत नहीं, अर्थात उन्होंने ये मान लिया था कि सरकार से हम अगर सहयोग की आशा रखते हैं तो यह बात उचित नहीं है। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के लिए सबको प्रेरित किया, अर्थात पूरी तरह से हम सरकार से कोई चीज़ मांग कर नहीं, हम उनसे लड़कर लेंगे। इसी कारण से उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के लिए, पूर्ण रूप से आज़ादी प्राप्ति के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया।
आगामी वर्ष में जब नेहरू जी ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को घोषित कर दिया था। तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण रूप से आज़ादी की इच्छा करना और आज़ादी प्राप्त करना। इसी बीच सुभाष बाबू की स्वस्थता से ब्रिटिश सरकार बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस स्वस्थ रहें, कि उन्हें सबसे ज़्यादा डर सुभाष चंद्र बोस से था। उनके विचार बड़े उग्र थे और उनसे लोग बहुत जल्दी जुड़ जाते थे। इस महान नेता के जादू सा प्रभाव रखने वाले व्यक्तित्व से आतंकित थी जब 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए सुभाष बाबू के नेतृत्व में कलकत्ता में जुलूस निकला तो पुलिस ने निर्दयतापूर्वक लाठियां बरसाई और सुभाष बाबू को 1 वर्ष की जेल का दंड दे दिया गया। अर्थात कलकत्ता में सुभाष बाबू ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया, जिससे नाराज़ होकर ब्रिटिश सरकार ने सभी जुलूस में भाग लेने वाले लोगों पर लाठियां चलाई, निर्दयतापूर्वक बिना दया करे, और सुभाष बाबू को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जेल में अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ी सुभाष चंद्र बोस को, किंतु धन्य है भारत माँ के वे लाल, भारत माँ के वे पुत्र जिन्होंने लाठियों के प्रहार तो सहे, कोड़ों की मार सही, चक्कियाँ पीसी, कोलू चलाए, किंतु अधीनता गुलामी स्वीकार नहीं की। अर्थात कहने का तात्पर्य है अंग्रेजों के इन क्रूर नीतियों के आगे उन्होंने अपना शीश नहीं झुकाया, अन्याय से समझौता नहीं किया और देश की आज़ादी के लिए हमेशा लड़ते रहे, हार नहीं मानी, अपने विश्वास को डगमगाने उन्होंने नहीं दिया। सुभाष भी ऐसे ही वीर थे, लेकिन बीमारी शरीर को धीरे धीरे दुबला बना रहा था। जीवन की अनमोल घड़ियाँ बीती जा रही थी। अनमोल घड़ियाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि उनका जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था और जो वो चाह रहे थे कि हम मेरे देश को, मेरी भारत माँ को मैं आज़ाद कराऊँ, वह समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। किंतु सुभाष बाबू अडिग थे। अंत में सरकार ने उन्हें मुक्त किया और वह स्वास्थ्य लाभ के लिए स्विट्ज़रलैंड चले गए। किंतु देशभक्ति की ज्वाला बुझ नहीं सकती। आज़ादी की 2 सांसें और विदेश का मुक्त वातावरण, स्विट्ज़रलैंड की स्वास्थ्यप्रद जलवायु, सुभाष पहले की तरह स्वस्थ हो गए और आशापूर्ण हो उठे। अर्थात उनके मन में जो आशा थी वह उन्हें उसे पूरी करने की ठान लेते हैं। वह विदेश से ही आयरलैंड के डी वाइलरा तथा अफगान सम्राट अमान उल्लाह से मिले। इनसे इटली गए, जर्मनी गए, क्योंकि मान्यता थी कि मुझे अंग्रेज सत्ता को बाहर भगाने के लिए कुछ लोगों की मदद चाहिए, और इसी मदद के लिए वे आयरलैंड गए, अफगान गए, इटली गए, जर्मनी गए और वहाँ के राजा महाराजा और सम्राटों से भारत को आज़ाद कराने के लिए उनसे मदद की आशा की, मदद उनसे मांगी। इधर देशवासी अपने प्रिय नेता के लिए बेचैन थे, क्योंकि सुभाष बाबू काफ़ी समय से विदेश में थे, तो अब सभी देश के लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे। उधर कांग्रेस चाहती थी कि सुभाष बाबू का दल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। अर्थात कुछ लोग ये चाहते थे कि सुभाष बाबू को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। सुभाष बाबू भारत लौटे, किंतु पकड़ लिए गए। जनता ने आंदोलन किया, सुभाष दिवस मनाया, किंतु सरकार ने 1 वर्ष के बाद उन्हें छोड़ा तो इनका स्वास्थ्य फिर से गिर गया और इस कारण उन्हें फिर से विदेश की यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि स्वास्थ्य से बीमार थे, ग्रसित थे बीमारी से, इसी कारण उन्हें वापस विदेश जाना पड़ा। हो सकता है अंग्रेज उन्हें जेल में रखकर ऐसा खाना खिलाते हों जिससे बार बार वे बीमार हो जाते हो। उन्हें विदेश में स्वास्थ्य लाभ कर सन 1937 से जब वे भारत लौटे तो इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। हरिपुरा कांग्रेस का सन 1937 का अधिवेशन इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। अर्थात 1937 में हरिपुरा में एक सम्मेलन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष सुभाष बाबू ही थे। प्रगति बड़ी मंद थी। प्रगति कौन सी? देश को आज़ाद कराने के जो कार्य थे वे बड़े ही मंद थे। सुभाष की उग्र प्रवृत्ति से सहन कैसे करती। गांधी की नीति का से इनका मतभेद बढ़ गया। अच्छा, गांधी जी की नीति थे अहिंसावादी, उनसे इनका मतभेद बढ़ जाता है। यद्यपि आगामी वर्ष में भी इन्हें अध्यक्ष चुना गया, किंतु गांधी जी ने इसे अपनी हार माना, क्योंकि वे नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। इसलिए गांधी जी से इनके मतभेद बढ़ गए और परिणाम यह हुआ कि 1937 का त्रिपुरा अधिवेशन बड़ी खींचतान में हुआ, क्योंकि उसमें गांधी विरोधी खेमा और सुभाष चंद्र बोस विरोधी खेमा दोनों ने इसमें भाग लेने में बड़ी परेशानी उत्पन्न की। इसके विचारों में ये आपस में समझौता नहीं किया। सुभाष ने त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव डाली। अर्थात सुभाष बाबू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और अपना ही एक संगठन बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। कांग्रेस का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे चुका था। सत्याग्रह की योजना बन रही थी।
सुभाष बाबू को होलवेल स्मारक के विरुद्ध आंदोलन करने में भाग लेने के कारण पकड़ लिया गया। अर्थात इन्होंने अपनी हार नहीं मानी, विदेश से आने के बाद वापस ही अपने कार्य में लग गए। इनका कार्य था भारत को किसी भी परिस्थिति में अंग्रेजों की गुलामी से, दासता से आज़ाद कराना। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह की योजना बनाई और होलवेल स्मारक के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया और उसमें इनको पकड़ लिया गया। सुभाष बाबू ने अनशन किया। सरकार उनके स्वास्थ्य के कारण उन्हें छोड़ने पर विवश हो गई, क्योंकि अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका था और सरकार नहीं चाहती उन्हें कुछ हुआ, कि उन्हें पता था अगर सुभाष चंद्र बोस को कुछ हुआ तो भारत में उनको बड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। पर जेल से मुक्त कर सरकार ने उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया और रात दिन पहरा रहने लगा। किंतु सुभाष बाबू की विद्रोही आत्मा अब और सहन करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। ये प्रचारित किया गया कि सुभाष बाबू समाधि अवस्था में है, अर्थात सुभाष बाबू का धैर्य टूट चुका था। अब उन्हें आर पार की लड़ाई दिख रही थी, अर्थात उनका मानना था कि अब सहन ज़्यादा करना नहीं है, अब किसी भी प्रकार अंग्रेज़ों को देश से भगाना है। जब उन्हें नज़रबंद किया गया तो उन्होंने एक चालाकी से एक खबर फैलाई कि सुभाष बाबू समाधि में हैं, वे किसी से नहीं मिलेगी, तपस्या कर रहे हैं। उनकी दाढ़ी बढ़ गई। एक दिन अवसर पाकर मौलवी के भेष में निकल भागे तथा पेशावर होते हुए काबुल पहुंच गए। इधर भारत में सुभाष बाबू के लापता होने पर बड़ी सनसनी फैली। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से वह युद्धवीर योद्धा आजीवन लड़ता रहा और 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जाते हुए एक विमान दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु यह भी विवाद का विषय, अर्थात ये सिद्ध नहीं हो सका कि उनकी मृत्यु बैंकॉक दुर्घटना में हुई थी। सोचिए आप, ऐसे वीर और महान नेता के बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत सी किताबों में इनका चैप्टर ही नहीं होगा कि सुभाष बाबू, और आप लोगों ने बहुत कम इनके बारे में पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि वे नेता थे जो अंग्रेज़ों की गुलामी के आगे नहीं झुके। और ऐसे कई है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, उधम सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु हैं। इनके बारे में छोटा सा टॉपिक होता है, परंतु जिन नेताओं ने कुछ नहीं किया उन नेताओं के बारे में बड़े बड़े लेख छपे होते हैं, बड़ी बड़ी सभाएँ होती है, बड़े बड़े जन्मदिवस मनाए जाते हैं। परंतु इन नेताओं ने, जिन्होंने अपने भारत के लिए कुछ किया, इनको आज भी हम भूल चुके हैं। ये भूले बिसरे यादों में आ गए हैं, परंतु सुभाष बाबू हमेशा हमारे यादों में जीवित रहेंगे। धन्यवाद।